साथियों नमस्कार। पुनः कल की चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये एक कोरी कल्पना है कि और थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि परमाणु विस्फोट से आपको बचाने के तरीके बता रहा हूँ। एक भयंकर त्रासदी उत्पन्न हो गई, एक इतना बड़ा संकट जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु हम मानव हैं और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि इस अमूल्य जीवन को बचाने के लिए प्रयास करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि कहीं से ईश्वर इस प्रकार की कोई स्थितियां पैदा करता है, इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां आती हैं कि हम उससे बच जाते हैं, अपने जीवन को बचा ले जाते हैं, तो आगे उसमें सर्वाइव करने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। तो कल हमने उसके भयावह रूप को थोड़ा सा आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया और बचाव के पक्ष में जो हमने कुछ बिंदु रखे थे आपके सामने, उसमें पहला बिंदु था कि विस्फोट के बाद आपके पास कुछ सेकंड यानी 2 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक का टाइम है। यदि इस समय में हम विस्फोट के बिंदु से जितना दूर जाने का प्रयास करें तो हमें जाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आग से जितना दूर रहेंगे टेम्परेचर हमारे पास उतना कम होगा। और कोशिश करें ज़मीन में लेटने का प्रयास करें, लेट करके रहें। और चूँकि उसके बाद एक भूकंप जैसा प्रतीत होगा तो उसमें ये ज़मीन में लेट करके और मुंह को ढकने का प्रयास करें। जो भी कुछ आपके पास है उससे मुंह को ढकने का प्रयास करें, जिससे जो प्रकाश और ऊष्मा की जो तीव्रता है वो हमारी आँखों को हो सके तो बचाए। अब विस्फोट के बाद में सबसे भयावह स्थिति रेडिएशन की होती है। जो परमाणु विकिरण है, जो रेडिएशन है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोशिश करें कि जल्दी से आसपास किसी बंद स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें। कोई ऐसी बिल्डिंग या कंक्रीट का बंकर या कोई इस तरीके की शेल्टर जहां पर आप अपने को एटमॉस्फेयर से अलग कर सकें, बंद रख सकें, उसके खिड़की दरवाजे बंद रखें। किसी से संपर्क करने का प्रयास दरवाज़ा खोलकर या खिड़की खोलकर न करें। दरवाज़ा खिड़की बंद रखें और जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उनको जितनी जल्दी हो सके उनको बाहर निकालें, जिससे जो उसके अवशेष हैं आपके वस्त्रों पर वो आपको नुकसान न पहुंचाएं। और विकिरण में मुख्यतः यदि हम देखें तो 3 प्रकार की हमारे पास किरणें होती हैं। अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं और गामा रेज हैं। 3 प्रकार की रेज जो हैं हमारे लिए नुकसानदायक हैं। इन रेज से बचने के लिए, इन विकिरणों से बचने के लिए, इस रेडिएशन से बचने के लिए यदि गामा अल्फ़ा रेज के रेडिएशन की बात करें, पेनिट्रेशन की बात करें, इनका पेनिट्रेशन बहुत कम होता है, यानी इनको एक पतली एल्युमिनियम की फॉइल से भी रोका जा सकता है। तो इसका प्रभाव यदि हम कहीं बंद जगह पे होंगे तो शायद हमारे पास अल्फ़ा रेज का जो रेडिएशन है उसका प्रभाव हम तक नहीं पहुंच पाएगा, हम अपने को प्रोटेक्ट तक रखेंगे। बीटा रेज, इनको भी कुछ मोटी एल्युमिनियम की चादर या किसी मोटे
एक कार्डबोर्ड से भी इनको रोका जा सकता है। तो इनका भी रेडिएशन यदि हम बंद स्थान पर होंगे तो हम तक नहीं पहुंचेगा। बात गामा रेज़ की है, इसका जो पेनिट्रेशन इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये करीब 30 सेंटीमीटर मोटी जो लोहे की चादर है उसको भी पेनिट्रेट करके हम तक पहुंच सकती हैं। तो इससे बचाने का जो प्रयास है हमें करना है। इसीलिए मैंने कहा कि कंक्रीट का मोटा बंकर पृथ्वी के अंदर यदि इस तरीके की कोई स्थितियां हमारे पास मिल जाती हैं, इस तरीके का शेल्टर मिल जाता है, तो हम अपने आप को इस रेडिएशन से भी बहुत हद तक बचा सकते हैं। अपने पास जो यदि कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, यानी यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है या रेडियो या टेलीविज़न कुछ इस तरीके का है, तो कोशिश करें उसको आपको 24 से 36 घंटे तक उसको स्टार्ट नहीं करना है, उसका उपयोग नहीं करना है, चूँकि वो एक कम्युनिकेशन मीडिया आपके पास हो जाएगा। शायद उसके थ्रू ये तरंगें, ये रेडिएशंस आप तक पहुँचें और यदि आवश्यक हो जाता है बात करना, तो हेडफ़ोन या किसी भी तरीके से अपने डिवाइस को दूर रख कर के उससे बात करने का प्रयास करें। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के यदि हम चलें और ये जीवन बचाने के लिए ईश्वर हमारी मदद करता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हाथ पर हाथ रखने से तो ज़्यादा अच्छा है कि बस ये सोच करके ही हम बैठ गए कि परमाणु विस्फोट हो गया, अब मुझे मरना ही है। तो उसके लिए हाथ पैर मारना जो एक मानव कर्तव्य है, एक हमारी एक फितरत में शामिल होना चाहिए, अपने को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हम यदि थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो हो सकता है हम अपने जीवन को बचा ले जाएँ। दूसरी अब बात आती है खाने-पीने की, आखिर 36 घंटे तक खाएँगे-पिएँगे का क्या करेंगे? हम कह रहे हैं कि बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है, तो आखिर कैसे आदमी ज़िंदा रहेगा? तो जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं, यदि कुछ इस तरीके का कुछ आपके पास है, तो वहाँ पर रेडिएशन का प्रभाव कम होगा, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर सप्लाई है, हो सकता है कि उस समय तक वो कंटेमिनेटेड हो जाए, तो कोशिश करना चाहिए कि यदि बंकर के अंदर कहीं पर पानी सुरक्षित है, तो उसको आप पी सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यदि बाहर से कोई वाटर सप्लाई है, तो हमारा ये सुझाव रहेगा, हमारा ये मानना है, हमारी ये एक अवधारणा है कि उस वाटर सप्लाई का प्रयोग न करें। चूँकि ये ये रेडिएशन या रेडिएशन पैदा करने के जो छोटे-छोटे अ, अवयव हैं उस परमाणु विस्फोट के, यदि ये जल के साथ मिल जाएँ, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। तो ये केवल जो है कॉन्टिनेंटल नहीं रह जाएगा, या ये इंटरकॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। यानी यदि ये जल के थ्रू कहीं जल स्ट्रीम में शामिल हो गया, तो एक ये बहुत बड़ी चेन बना देगा और ये इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी इसका प्रभाव पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको मैंने रखने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ईश्वर से एक बार प्रार्थना कि प्रभु इस मानवता को इस विध्वंसक, जिसके बारे में सोच करके डर लगता है, सोच करके एक बार शिहरन उठती है कि इस विध्वंसक प्रभाव से बचाए और समाज के सामने, हमारी मानव सभ्यता के सामने वो स्थितियां न उत्पन्न हों कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़े। चूँकि हमारा भारतीय दर्शन, हम भारतीय हैं, हमारा भारतीय दर्शन, हमारी सभ्यता और हमारी जो विचारधारा है, हमेशा शांति का संदेशवाहक रही है और हमेशा हम शांति के पक्ष में हैं, कभी युद्ध के पक्ष में हमारी अवधारणा नहीं रही है। तो हम तो विश्व के शांति के पक्ष में खड़े हैं और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो मेरा ईश्वर से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है और सतत प्रयास रहना चाहिए हमारे बुद्धिजीवों का और हमारे जितने भी इस
गतिरोध में पहल करने वाले लोग हैं, उनका भी यही प्रयास होना चाहिए कि ये विभीषिका, युद्ध की विभीषिका से आगे बढ़ें और यहाँ पर शांति स्थापित करने का एक प्रयास करें।